हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये हमारा हिस्ट्री चल रहा था। हिस्ट्री का लेसन 3 रूलिंग द कंट्री साइड आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने। आज ये देखिए कुछ नोट्स हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट देखिए, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो सभी के बारे में बताया था। व्हाट इज़ परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, ये सारा आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन में परमानेंट सेटलमेंट के फीचर्स पूछे गए हैं कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था। आंसर देखेंगे। इन द परमानेंट सेटलमेंट राजाज एंड तालुकदार व रिकॉग्नाइज्ड एज ज़मींदार। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट जो था उसमें जो राजाज होते थे वहाँ के, या ज़मींदार जो तालुकदार होते थे वो ज़मींदार के रूप में पहचाने जाते थे, यानी कि वो ज़मींदार होते थे। दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फॉर पीजेंट्स एंड पेइंग टू द कंपनी। वो ही उत्तरदायी होते थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। ज़मींदार जो थे वो सारे किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। पीजेंट इसमें किसान को बोला गया है, और कंपनी को पे करने की जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो ज़मींदार की होती थी। इन दिस सेटलमेंट रेवेन्यू डिमांड वाज परमानेंटली फिक्स। जो ये परमानेंट सेटलमेंट था इसमें रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो फिक्स थी। फिक्स होने से मतलब है कि जो लगान था वो फिक्स था कि हाँ भाई इतना देना है तो वो देना ही है, चाहे किसानों की फसल कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, लेकिन उसमें फिक्स ही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो महलवारी सिस्टम से डिफरेंट कैसे था, यानी कि दोनों में, महलवारी सिस्टम में और परमानेंट सेटलमेंट में क्या डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जो रेवेन्यू देना पड़ता था वो इंडिविजुअल था। मीन्स हर एक जो पीजेंट था, किसान था, वो अलग अपना रेवेन्यू देता था। लेकिन जो महलवारी सिस्टम था उसमें इंडिविजुअल नहीं था, महलवारी माना गया है। पूरे विलेज को एक महल के नाम से बताया गया है, और पूरे ही गांव का, पूरे विलेज का एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। तो पूरे गांव के, विलेज के जो फार्मर्स होते थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद कंपनी को पे किया जाता था। परमानेंट सेटल में इंडिविजुअली एक एक का फिक्स था। महलवारी सिस्टम में पूरे गांव का रेवेन्यू फिक्स था, और जितना भी फिक्स था उसी हिसाब से ही एक एक पीजेंट से वो कलेक्ट किया जाता था, और मैं पूरे गांव से लेकर वो रेवेन्यू कंपनी को पे किया जाता था। तो आंसर था, इन परमानेंट सेटलमेंट द रेवेन्यू वाज डिटरमाइंड एज पर इंडिविजुअल पीजेंट। परमानेंट सेटल में अभी मैंने आपको समझाया कि इंडिविजुअली करके जो वो था रेवेन्यू दिया जाता था। ऑन द अदर हैंड महलवारी सिस्टम रेवेन्यू वाज टू बी पेड बाय विलेज, यानी कि महलवारी सिस्टम में विलेज के द्वारा रेवेन्यू दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, गिव प्रॉब्लम्स विच इरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। जब महलवारी सिस्टम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, परमानेंट सेटल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो एक नया मुनरो थे, थॉमस मुनरो, वो एक अपना नया सिस्टम लेकर आए रेवेन्यू को फिक्स करने का, जो मुनरो सिस्टम के नाम से जाना गया। लेकिन उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इस क्वेश्चन में उन प्रॉब्लम्स को ही पूछा गया है कि वो प्रॉब्लम्स क्या थी। The revenue officer fixed too high a revenue demand that riots were not able to pay this much of revenue। देखिए, जो मुनरो सिस्टम में जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो जो रेवेन्यू डिमांड थी उसमें वो इतनी हाई थी कि पीजेंट उसको पे करने में एबल ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर रेयोट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। रेयोट्स इसमें पीजेंट को बोला गया है। रेयोट पीजेंट, किसान, फार्मर, उन्होंने इंडिगो को ग्रो करने से रिलक्टेंट क्यों कर दिया, ग्रो क्यों कर दिया। रेयोट्स वर गिवन लोन्स टू ग्रो क्रॉप्स। देखिए, इसमें इंडिगो में जब इंडिगो को ग्रो करते थे तो उनको एक क्रॉप, फसल को उगाने के लिए
लोन दिया जाता था। बट वहन क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, लेकिन जब वो उनकी जो क्रॉप थी वो हार्वेस्ट यानी कि पक जाती थी, हार्वेस्टेड हो जाती थी, दे वर कंपेल्ड टू सेल दैम लोअर प्राइस, तो उनको कहा जाता था उसको कम कीमत पर उसको बेचने के लिए। अब वो कम कीमत पर बेचते थे तो उनको इतना मुनाफा नहीं होता था, और यदि मुनाफा नहीं होता था तो जो उनको लोन दिया जाता था वो लोन वो चुका नहीं पाते थे, और लोन चुका ना पाने के चक्कर में वो उनको नुकसान होता था, इसीलिए वो रिलक्टेंट करने लगे इंडिगो को ग्रो करने से farmers. Question number 5. What were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal? बंगाल में जो इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो कोलैप्स यानी कि क्यों धराशायी हो गया, क्यों किसानों ने मना कर दिया कि वो इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। इसमें भी वही दिक्कतें और वही प्रॉब्लम्स आई कि इंडिगो को ग्रो करने के लिए जो लोन दिया जाता था, फसल उगने के बाद उनको लोअर प्राइस पे उसको बेचने के लिए कहा जाता था, तो किसानों को कोई भी जब मुनाफा नहीं होगा तो किसान किसी भी क्रॉप्स को क्यों उगाएंगे, यही दिक्कत इसमें, यही प्रॉब्लम इसमें आई थी। द प्राइस विच रयोट्स गेट फॉर देयर इंडिगो, वो प्राइस वो कीमत जो रयोट्स किसान पाते थे इंडिगो के एवज में वॉज वेरी लो, वो बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि उनको लो प्राइस पर बेचने के लिए कंपेल्ड किया जाता था। दे हैड टू बी टेक लोन्स टू रीपे देयर प्रीवियस लोन, उनको और लोन लेना पड़ता था पहले ही लोन को रीपे करने के लिए। पहला मतलब लोन से लोन उनके ऊपर चढ़ता जाता था, वो उसको पे नहीं कर पाते थे, इंडिगो को ग्रो करने में उनको कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा था। सो इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल इवेंचुअली कोलैप्स, इसीलिए बंगाल में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो धराशायी हो गया। देखिए ये आपकी मैचिंग्स हैं, ये आपकी बुक एक्सरसाइज के ही हैं। मैचिंग देखिए, रयोट्स मैंने आपको बताया पीजेंट्स किसान को बोला जाता था, इसलिए इसे पीजेंट से मिलाएंगे। महल विलेज से, पूरे विलेज को मिलाकर एक उसमें एक महल दिया जाता था जिसमें महलवाड़ी सिस्टम शुरू हुआ था, इसलिए महल को पीजेंट से मिलाएंगे। निज होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांटर्स ओन लैंड, जब जो फसल उगाने वाले होते थे अपनी ज़मीन पर ही कल्टीवेशन करते थे तो वो निज कहलाता था। रयोती वो कहलाते थे जो कल्टीवेशन और रयोट्स लैंड, जो दूसरों रयोट्स की लैंड पर कल्टीवेशन करते थे यानी कि खेती करते थे। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ग्रोवर्स ऑफ वुड के जो ग्रोवर्स थे इन यूरोप में सा इंडिगो एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड अर्निंग, जो वुड के जो ग्रोवर थे यूरोप में उनको लगा कि जो इंडिगो का जो प्रोडक्शन है विच वुड प्रोवाइड अर्निंग्स, वो उनको अर्निंग यानी कि कुछ धन उनको प्रोवाइड करेगा। द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन लेट 19th century 18th century ब्रिटेन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडिगो की जो डिमांड थी वो बढ़ गई 18th century में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के औद्योगिकरण के कारण। फिर थर्ड फिलअप देखेंगे। द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज इफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय डिमांड थी इंडिगो की वो इफेक्ट हो गई, प्रभावित हुई किससे, सिंथेटिक डाइज का जब डिस्कवरी हो गई। 4 द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स, जो चंपारण मूवमेंट था वो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। देखिए कुछ MCQs हैं, ये भी आप करेंगे। ये क्वेश्चन भी है एक और, क्वेश्चन नंबर 4 3 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए थे। वाई वर रयोट्स रिलक्टेंट, नहीं ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये MCQs हैं, कुछ MCQs मैंने आपके लिए बनाए हैं, इन्हें भी आप करेंगे अपनी नोटबुक में। द चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड बाय द गांधी जी, जो चंपारण मूवमेंट था, चंपारण आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, वाज अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। अभी मैंने आपको फिलअप में भी बताया था कि वो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट चंपारण मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था। तो इसमें इंडिगो करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन डिड इंडिगो रयोट्स ऑकर इन बंगाल, तो वो है 1859।
विच टाइप ऑफ डाइज वर मेड फ्रॉम वुड प्लांट्स? वुड प्लांट्स के द्वारा किस तरह की जो डाई थी वो बनाई गई थी उनके द्वारा ब्लू एंड येलो, नीले और पीले रंग की। इन विच क्लाइमेट वाज वुड ग्रोन? जो वुड की जो क्रॉप होती थी वो किस तरह की क्लाइमेट उसको आवश्यकता होती थी? तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो इसमें इन टेम्परेट क्लाइमेट करेक्ट आंसर है, जो वुड को ग्रोन करने के लिए ज़रूरत होती थी जिसकी। हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट? जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। इन विच एरिया वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस? जो रैयतवाड़ी सिस्टम था वो किसने शुरू किया? कहाँ पे शुरू हुआ, किस एरिया में शुरू हुआ? तो वो था साउदर्न इंडिया। करेक्ट आंसर है हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम को किसने शुरू किया? तो रैयतवाड़ी सिस्टम को थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। देखिए आपका वर्क है सारा, आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे और लर्न करेंगे।